देवप्रयाग। जब भी ये नाम सुनती हूँ तो आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है। हाईवे पर गाड़ी रोककर अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखना, सामने रघुनाथ जी के मंदिर को दूर से ही प्रणाम करना और शायद नीचे उतरकर गंगा जल की एक बोतल भर लेना। ज्यादातर लोगों के लिए, और सच कहूँ तो मेरे लिए भी, देवप्रयाग का अनुभव यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देवप्रयाग की पहचान सिर्फ इतनी ही है, या उस मुख्य सड़क से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर कोई ऐसा गहरा बौद्धिक खजाना छिपा है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। आज हम नरेंद्र कठेत जी के एक लेख के आधार पर एक ऐसी ही छिपी हुई दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं। ये दुनिया है देवप्रयाग की नक्षत्र वेधशाला और इसके संस्थापक आचार्य पंडित चक्रधर जोशी की। आज हमारा मकसद सिर्फ इस जगह के बारे में जानना नहीं है, बल्कि उस अद्भुत धरोहर को महसूस करना है जिसे एक अकेले व्यक्ति ने अपनी साधना से, अपनी दूरदृष्टि से आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेख जब उनके बारे में बताता है तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, अपने आप में एक पूरा संस्थान थे। मतलब पहाड़ों की उन मुश्किल परिस्थितियों में जहां आज जैसी सहूलियतें नहीं थी, वो न सिर्फ आसमान के तारों पर नजर रख रहे थे, बल्कि धर्म, दर्शन और संस्कृति की सैकड़ों खो रही पांडुलिपियों को भी बचा रहे थे। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक ज्योतिषी या खगोल शास्त्री नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के मुताबिक वो एक चित्रकार थे, एक मूर्तिकार थे, एक संगीतज्ञ और तो और लिपियों की ज्ञाता भी। हाँ, खरोष्ठी, ब्राह्मी, पाली जैसी प्राचीन लिपियां, मतलब ये सब कुछ एक ही व्यक्ति में, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उनका ये सारा काम किसी व्यक्तिगत शौक के लिए नहीं था। ये सिर्फ उनका हॉबी कलेक्शन नहीं था। उनके अपने हाथ से लिखे एक पत्र से उनका मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। वो लिखते हैं, इस संस्था का मूल उद्देश्य भारतीय महान पुरा संस्कृति का ज्ञान प्रसार करना है। तो ये सिर्फ संग्रह नहीं था, मतलब ये एक मिशन था। वो इस ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं करना चाहते थे, बल्कि लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि लोग इसे देखें, समझें। हाँ बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने इस ज्ञान को सिर्फ किताबों और पांडुलिपियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे प्रत्यक्ष करने के लिए, यानी आंखों से दिखाने के लिए बड़ी बड़ी दूरबीनें भी स्थापित की। और साथ ही उन्होंने प्राचीन भारतीय यंत्रों का भी इस्तेमाल किया, जैसे घटिका यंत्र और द्वादशांगुल शंकु। वो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लेकर चल रहे थे, आधुनिक टेलीस्कोप भी और प्राचीन भारतीय ज्ञान भी। एक मिनट, ये आपने जो नाम लिए घटिका यंत्र और द्वादशांगुल शंकु, ये सुनने में बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। ये होते क्या है? क्या ये आज की घड़ी की तरह काम करते थे? पानी की घड़ी होती थी। एक बर्तन में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था और उससे बूंद बूंद करके पानी गिरता था, जिससे समय की गणना होती थी। और द्वादशांगुल शंकु एक तरह की सूर्य घड़ी थी, जिसमें 12 अंगुल की एक छड़ी की परछाई से दिन के पहर और समय का पता लगाया जाता था। ये आज की डिजिटल घड़ियों जितने सटीक शायद ना हो, लेकिन अपने समय में ये कालगणना के अद्भुत उपकरण थे। और आचार्य जोशी का इन यंत्रों को अपनी वेधशाला में रखना दिखाता है कि वो विज्ञान की भारतीय जड़ों का कितना सम्मान करते थे। वाह, मतलब परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम। आचार्य जोशी का विजन तो कमाल का था, लेकिन उन्होंने इसे साकार कहाँ किया? लेख उस जगह के बारे में क्या बताता है? वो वेधशाला असल में है कैसी? क्या कोई बहुत भव्य इमारत है? नहीं, बल्कि बिल्कुल इसके उलट। लेख के अनुसार वहाँ कोई भव्यता या दिखावा नहीं है। पैदल रास्ते से लगा एक साधारण सा मुख्य द्वार है और उसे पार करते ही हम वेधशाला के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। प्रांगण के एक छोर पर आचार्य की कुटीर है और उस कुटीर के अंदर का दृश्य आपको किसी और ही युग में ले जाता है। अच्छा, वहाँ आचार्य की ध्यानस्थली पर उनका चित्र है, सामने उनकी कलम और कलमदान रखा है, पास में सौरमंडल के कुछ दुर्लभ मॉडल हैं, और फिर नजर जाती है लगभग 200 साल पुरानी सूर्य घटी, चंद्र घटी और जल घटी पर। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि एक तरफ तो ये 200 साल पुराने भारतीय यंत्र हैं और दूसरी तरफ सौर मंडल के आधुनिक मॉडल। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? क्या वो परंपरा और आधुनिकता को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे थे? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा संतुलन है। ये चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं,
ये आचार्य की बहुआयामी बौद्धिक जिज्ञासा का जीता जागता प्रमाण है। उनका मानना था कि ज्ञान कहीं से भी आए उसे अपनाना चाहिए। वो ना तो अतीत की अच्छी बातों को छोड़ना चाहते थे और न ही आधुनिक विज्ञान की खोजों से मुंह मोड़ना चाहते थे। आप कह सकते हैं कि वो कमरा उनके मस्तिष्क का एक नक्शा है, जहां प्राचीन भारत और आधुनिक विज्ञान एक साथ बैठकर संवाद करते हैं। ये बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। और लेख में एक चीज का जिक्र है जिसे पढ़कर मैं सच में हैरान रह गई। अच्छा? हाँ, उसी कुटीर की एक दीवार पर एक गोलाकार फ्रेम में कुछ टंगा है जो पहली नजर में समझ नहीं आता। वो पहाड़ी कागज पर हाथ से लिखी गई एक पृष्ठीय गीता है। एक पन्ने पर? एक पन्ने पर। और उसकी खासियत ये है कि उसे पढ़ने के लिए लेंस चाहिए। मतलब एक पन्ने पर पूरी श्रीमद् भगवत गीता, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ कहना, वो तो इसकी कलात्मकता और इसके पीछे की साधना के साथ अन्याय होगा। जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी आधुनिक तकनीक या प्रिंटिंग मशीन के इस तरह की सूक्ष्म कारीगरी करने के लिए किस तरह के समर्पण, धैर्य और कौशल की जरूरत पड़ी होगी। ये महज लेखन नहीं है, ये एक तरह की तपस्या है। जब आप उस कृति को देखते हैं तो ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं लगता, आपको उस इंसान का समर्पण महसूस होता है, वो एकाग्रता महसूस होती है और आप उसे देखकर बस चुप हो जाते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ, और ये तो बस एक झलक है। यहाँ इतिहास के अलग अलग पन्ने एक साथ रखे हुए हैं। जैसे प्रदीप रामायण नाम की एक पांडुलिपि है जो सन 1743 की है और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड की एकमात्र रामायण पांडुलिपि है। अच्छा। फिर स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हाथ से बनी कुंडली भी है और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पत्र भी। वाह। और इतिहास के कुछ बड़े पल भी यहाँ कैद हैं। 19 जुलाई 1969 का हिंदुस्तान अखबार का वो अंक यहाँ मौजूद है जिसकी सुर्खी है, मानव चांद पर उतरा, युगों युगों की साध पूरी। वाह। मतलब एक तरफ 1743 की रामायण और दूसरी तरफ चांद पर इंसान के पहुँचने की खबर। क्या बात है। और इसके साथ ही कांची कामकुटी शंकराचार्य के 1000 साल पुराने ताड़पत्री ग्रंथ भी हैं। कुल मिलाकर ज्योतिष, वास्तु और तंत्र मंत्र की लगभग 3000 पांडुलिपियां और 20,000 ग्रंथ। ये तो ज्ञान का एक महासागर है। बिल्कुल। ये संग्रह एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये हमें बताता है कि आचार्य जोशी की रुचि कितनी व्यापक थी। वो सिर्फ ज्योतिष या खगोल तक सीमित नहीं थे। देश में क्या हो रहा है, इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है, वो हर चीज से जुड़े थे। और एक और दिलचस्प बात जो लेख से पता चलती है वो ये कि यहाँ इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध आचार्य शिव प्रसाद डबराल चारण का लिखा हुआ बाल साहित्य भी संरक्षित है। अब हम सब उन्हें एक गंभीर इतिहासकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा था। ये बात शायद ही किसी को पता हो। हाँ, ये तो सच में एक नई जानकारी है। तो ये संग्रह हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देता है। ये हमें इतिहास के ऐसे अनछुए पहलुओं से परिचित कराता है जिनके बारे में हम शायद कभी जान ही नहीं पाते। ये सिर्फ दस्तावेजों का ढेर नहीं है, ये अनगिनत कहानियों का खजाना है। इतनी बड़ी और अनमोल विरासत को बनाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना शायद उससे भी बड़ी चुनौती है, खासकर आज के समय में। लेख में इस काम के लिए आचार्य के सुपुत्र डॉक्टर प्रभाकर जोशी की बहुत प्रशंसा की गई है। बताया गया है कि 1980 में आचार्य के निधन के बाद से वो इस धरोहर के संरक्षण में तन, मन और धन से लगे हुए हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर हम देखते हैं कि महान लोगों का काम अगली पीढ़ी की लापरवाही या उदासीनता के कारण समय के साथ खो जाता है, धूल फांकने लगता है। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग और सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। डॉक्टर जोशी का अपने पिता की विरासत के प्रति यह समर्पण अद्भुत है। उनका प्रयास ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये ज्ञान सिर्फ बंद अलमारियों में कैद होकर ना रह जाए, बल्कि शोधार्थियों और जिज्ञासुओं तक पहुंचे और भविष्य के लिए जीवित रहे। ये तो बहुत सराहनीय है कि वो अकेले इस विरासत को संभाले हुए हैं। लेकिन क्या एक व्यक्ति या एक परिवार के भरोसे इतनी बड़ी राष्ट्रीय धरोहर को छोड़ना सही है? मेरा मतलब है, क्या इसमें सरकार या बड़ी संस्थाओं की ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए? आपने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। आदर्श रूप से ऐसी धरोहरों का संरक्षण सरकार और बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है। जैसा कि लेख में बताया गया है, भारत सरकार के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने इस संस्थान को गढ़वाल क्षेत्र के लिए पांडुलिपियों का संरक्षण केंद्र बनाया है, जो एक बड़ी मान्यता है। लेकिन साथ ही हमें व्यक्तिगत संकल्प की शक्ति को भी कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ रखी आगंतुक पुस्तिका में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने एक बहुत गहरी बात लिखी है। साधन से नहीं, संकल्प से कार्य संपन्न होता है। इसका यह सुंदर उदाहरण है।
कभी कभी एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प वो कर दिखाता है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं कर पाती। लेख के अनुसार साल 2017 में भारतीय डाक विभाग द्वारा आचार्य चक्रधर जोशी पर एक डाक टिकट जारी किया गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। निश्चित रूप से। और ये सम्मान सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उनके काम और उनकी दूरदृष्टि का है। ये इस बात की स्वीकृति है कि देवप्रयाग के एक कोने में एक व्यक्ति ने चुपचाप कितना बड़ा काम किया है। और जब आचार्य बालकृष्ण जैसे लोग इस महत्व को समझते हैं तो वो मदद के लिए भी आगे आते हैं। उन्होंने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक आधुनिक स्लाइडिंग अलमारी दान की है ताकि इन अनमोल दस्तावेजों को नमी और कीड़ों से बचाया जा सके। ये दिखाता है कि जब एक संकल्प दूसरे संकल्प से मिलता है तो विरासतें कैसे बचती हैं। यहाँ की आगंतुक पुस्तिका भी अपने आप में एक दस्तावेज लगती है। इतिहासकार यशवंत सिंह कठोच इसे प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपियों का अक्षय भंडार कहते हैं। ये टिप्पणियां बताती हैं कि जो भी विद्वान यहाँ आया वो इस जगह की ऊर्जा और महत्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? यही कि देवप्रयाग की एक व्यस्त सड़क से थोड़ा सा हटकर एक ऐसी दुनिया है जो ज्ञान, साधना और समर्पण की एक खामोश कहानी कहती है। नक्षत्र वेधशाला सिर्फ एक इमारत या एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति की दूरदृष्टि का, उसके जीवन भर की तपस्या का एक जीवंत प्रमाण है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये संस्थान हमें याद दिलाता है कि सच्चा खजाना भव्य इमारतों या सोने चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार में निहित है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आचार्य जोशी ने जो बीज बोया था वो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव में ज्ञान के अनगिनत साधक सुकून पाते हैं। ये व्यक्तिगत प्रयास की सामूहिक सफलता की कहानी है। लेख का अंत हेमवती नंदन बहुगुणा जी की एक बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी से होता है, जो उन्होंने यहाँ के आगंतुक पुस्तिका में लिखी थी। उन्होंने लिखा, विद्या के इस केंद्र में उजाला ही उजाला है। ये एक गहरा विचार हमारे लिए छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ हर पल सूचनाओं का अंबार हम पर बरस रहा है, जहाँ हर चीज क्षणिक है, ये सोचने वाली बात है कि हम भविष्य के लिए किस तरह के उजाले या सच्चे ज्ञान को संरक्षित कर रहे हैं। और क्या हम डॉक्टर प्रभाकर जोशी जैसे उन लोगों के प्रयासों को पहचान रहे हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। शायद अगली बार देवप्रयाग से गुजरते हुए हम सबको हाईवे से थोड़ा हटकर इस उजाले को देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।